जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की इस वीडियो में 2025 बोर्ड का जो हिंदी का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। लाइक ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही पेपर कोड 801 AA है और अनुक्रमांक यहाँ दिया गया है, नाम दिया गया है और सारा चीज़ें दी गई हैं। पूर्णांक यहाँ पे 70 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। निर्देश दिए गए हैं, सारे निर्देश को पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को देखते हैं। ट्रस्ट में आपके 70 नंबर पक्के होने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के पेपर में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पेपर में आपको क्या दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, निर्देश दिए रहते हैं। तो इसमें पहला क्या है, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपके जो 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है उसमें 15 मिनट जो है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य ही, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको। और यह प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा दो खंडों में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो एक एक नंबर वाले हैं, है ना। और इनका सॉल्यूशन आपको OMR सीट पे अच्छे तरीके से करना है। नीली और काली बाल पॉइंट पेन से, जेल पेन से आप नहीं करेंगे। मतलब बाल पॉइंट जो कलम आती है उससे आपको गोले को पूर्ण रूप से भरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गोला है और इसको इस तरीके से आप भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोले को पूरा इस तरीके से एकदम अच्छे से भरना है और बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, पूरा गोला अच्छे से भर जाए। अगर OMR सीट भरनी नहीं आती कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो में बना दूंगा, है ना। और सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। खंडवा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं, इनका सॉल्यूशन आइए हम करके देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है, A नंबर नाटक, B नंबर एकांकी, C नंबर कहानी और D नंबर उपन्यास। तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है, तो C ऑप्शन इज अ राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, ये कहानी विधा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। A नंबर जैनेन्द्र के द्वारा, B नंबर यशपाल के द्वारा और C नंबर शिवानी के द्वारा और D नंबर महादेवी वर्मा के द्वारा। तो पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो यशपाल जी हैं। तो B ऑप्शन इज राइट आंसर। पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं वो यशपाल जी हैं। पर्दा जो है वो कहानी विधा की रचना है और उसके लेखक यशपाल जी हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है। A नंबर धर्मवीर भारती, B नंबर जयशंकर प्रसाद, C नंबर मोहन राकेश और D नंबर केशव। तो लहरों के राजहंस के नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं, यानी C ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि चौथा क्वेश्चन क्या है। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। A नंबर भुवनेश्वर, B नंबर उदय शंकर भट्ट और C नंबर जयशंकर प्रसाद और D नंबर विष्णु प्रभाकर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन है। अंधकार और प्रकाश एकांकी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद, यानी C ऑप्शन इज अ राइट आंसर चौथे नंबर क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। गीतावली के कवि का नाम है। गीतावली रचना है, इसके कवि कौन है। A नंबर तुलसीदास, B नंबर केशव, C नंबर मतीराम और D नंबर भूषण। तो गीतावली, कवितावली ये सारी रचना तुलसीदास की है, तो ये ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। ग्रंथ के कवि हैं, ग्रंथ रचना है और इसके कवि कौन है। A नंबर जयशंकर प्रसाद, B नंबर महादेवी वर्मा, C नंबर सुमित्रा नंदन पंत और D नंबर निराला। तो ग्रंथ कवि के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। C ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ग्रंथ के कौन कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी। C ऑप्शन सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है, क्या नहीं है। A नंबर प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, B नंबर अमानवतावादी प्रवृत्ति, C नंबर शोषण वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति और D नंबर विद्रोह एवं क्रांति की भावना।
तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अमानतावादी प्रवृत्ति जो है वो प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। पद्माकर की प्रमुख रचना है, कौन है पद्माकर की प्रमुख रचना? ए नंबर गंगा लहरी, बी नंबर बिहारी सत्सई, सी नंबर रामचंद्रिका और डी नंबर रामचरितमानस। तो पद्माकर की जो प्रमुख रचना है वो क्या है? वो है गंगा लहरी, यानी जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए नंबर सही ऑप्शन है। पद्माकर की जो प्रमुख रचना है गंगा लहरी है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऐसा कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है? ए नंबर हास्य रस को, बी नंबर श्रृंगार रस को, सी नंबर वीर रस को और डी नंबर शांत रस को। तो रसराज जिसे कहा जाता है वो है श्रृंगार रस, यानी बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, देन आप इनको तैयार कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तो वहाँ कौन अलंकार होगा? ए नंबर उत्प्रेक्षा, बी नंबर रूपक, सी नंबर उपमा और डी नंबर अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है? तो ए नंबर वार्णिक छंद, बी नंबर मात्रिक छंद, सी नंबर उभय छंद और डी नंबर मुक्त छंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर वार्णिक छंद हो जाएगा। तो ऐसे कौन से छंद है? वार्णिक छंद जो है उसमें संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? मीन्स जय शब्द जो है, ये जय जो शब्द है इसमें ऐसा कौन सा उपसर्ग लगा दें? आप जानते होंगे कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो जय के पहले ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जो जय का विलोमार्थक शब्द हो जाए, विलोम हो जाए? तो ए नंबर बी नंबर परी, सी नंबर परा और डी नंबर आ। तो परा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? परा। जैसे जय है ना, तो इसमें अगर परा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा, जो जय का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन सी नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद इक प्रत्यय से बना है? जैसा कि आप सभी जानते हैं उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ए नंबर दैविक हो जाएगा, बी नंबर सामाजिक हो जाएगा, सी नंबर भौमिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं कहूँ एक प्रत्यय से नहीं बना शब्द है तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दैविक जो है वो एक शब्द से बना है, सामाजिक जो है वो भी एक शब्द से बना है और भौमिक वो भी एक शब्द से बना है, यानी डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी में समास है, कौन सा समास है भाई शताब्दी में? ए नंबर द्वंद्व समास, बी नंबर द्विग, सी नंबर कर्मधारय और डी नंबर तत्पुरुष। तो शताब्दी में जो समास है वो क्या है? शताब्दी में कौन सा समास है? आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें है द्विग समास। क्या है? द्विग समास, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो है कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही है, शताब्दी में द्विग समास है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द है। ए नंबर अग्निका और बी नंबर अनिष्टिका और सी नंबर अग्निशिष्टिका और डी नंबर अग्निशिष्टकी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है ना। अग्निशिष्टिका है ना, जुग्गा ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो राइट है एकदम है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का अंगीठी का तत्सम सी ऑप्शन जो है वो सही है। चलो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? ए नंबर अभिमान, बी नंबर अलंकार, सी नंबर संपदा और डी नंबर वायरस। तो आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो है अलंकार है ना। वो क्या है? अलंकार है, यानी बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आभूषण का पर्यायवाची शब्द अलंकार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ 17 नंबर। छात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है? छात्राज्ञा का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर छात्रधन आज्ञा, बी नंबर छात्रधन आज्ञा और सी नंबर छात्राधन आज्ञा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो छात्राज्ञा का जो संधि विच्छेद है वो छात्रधन आज्ञा है, यानी ए ऑप्शन इज अ राइट
आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या है? नदीभ्या, बी नंबर नदियों, और सी नंबर नद्या, और डी नंबर नदीम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नदीभ्या, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। नदी शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है वो नदीभ्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। मत शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप है, क्या है? मते है, बी नंबर मत्यो है, सी नंबर मतो है, और डी नंबर मताम है। तो मते शब्द का जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है वो है मत्यो, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। पठ धातु लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है, क्या है? ए नंबर पठिष्याम, बी नंबर पठिष्यात, और डी नंबर पठिष्यता, और डी नंबर पठिष्याह। तो इसका जो सही आंसर है वो पठिष्यता हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने खंड आ का जो सॉल्यूशन है वो कर दिया इस बोर्ड एग्जाम के पेपर 2025 का, है ना। अब हम बात करते हैं, आपने देख लिया कि खंड आ का जो सॉल्यूशन था वो हमने कर दिया बहुविकल्पीय प्रश्न का। अब हम बात करते हैं खंड बा के प्रश्नों का। तो खंड बा के प्रश्नों को आइए देखते हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है ना, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इसमें गद्यांश सबसे पहले आता है जो 6 नंबर में पूछा जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं? 3 क्वेश्चन रहते हैं, और ये तीनों 2 नंबर के होते हैं, यानी 6 नंबर के। तो चलो ये गद्यांश पढ़ के हम देखते हैं कि ये गद्यांश कैसे पहचानना है। ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको गद्यांश कैसे पहचानना रहता है। देखो, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी और स्वच्छंद प्रकृति के ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते जाएं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे एक हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? मुझे तो ये समझ में आ गया कि ये मित्रता नामक पाठ से है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ मित्र दिख रहा है, यहाँ मित्रता दिख रहा है, और यहाँ मित्र दिख रहा है, यानी कई जगह गद्यांश में जब बार बार उसी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड दिखें तो आप समझ जाइए कि ये उसी पाठ का है। यानी कि आपने क्या समझा? आपने सबसे पहले पाठ का नाम समझ लिया कि ये मित्रता नामक पाठ से है। अब उसके बाद आपको लेखक तो तुरंत याद ही आ गया होगा कि जो मित्रता है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसके क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल लेनी है। कापी पेन में, अगर कापी पेन साथ लेके बैठे हैं तो संदर्भ हेडिंग डालो। मैं बोल रहा हूँ उसको कैसे लिखना है ये लिखो। देखो, संदर्भ लिखना है तो ये गद्यांश है, तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, है ना। गद्यांश लिख रहे हैं तो हम गद्य खंड लिखेंगे। गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार आपके 2 नंबर, यदि आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएंगे। ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है ना। अब बात करते हैं दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो हेडिंग डाल देंगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या की। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ रेखांकित है वहाँ से लिखना चालू कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? पहले हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डाल दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें लिखेंगे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो दोस्त होते हैं या मित्र होते हैं, केवल हम उन्हें नहीं कहते हैं जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर देखो, अगर हम तुमको एक जुगाड़ बताएं कि कैसे गद्यांश सॉल्व करना है। मान लेते हैं आपको गद्यांश नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जिस भी लेखक के द्वारा लिखित है ये गद्यांश उसका नाम लिखेंगे, और उनके द्वारा लिखेंगे लेखक के अनुसार। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस गद्यांश में कि, और उसके बाद आपको क्या करना है? यही जो पैसेज दिया गया है इसी को उतार देना है। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें जो शब्द हैं उनको अदल बदल कर देते हैं, उनकी पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं, साइनोनिम्स लिख के उसको चेंज करके आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप गद्यांश लिखेंगे, क्योंकि गद्यांश का जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो भी 2 ही नंबर में पूछा जाता है, तो ज़्यादा तीम झाम करने की जरूरत नहीं है। यदि इसी पर आप फोकस करेंगे तो पूरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत
बहुत ज़रूरी है जब आप बोर्ड पेपर की कॉपी लिख रहे होते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो अच्छे मित्र की विशेषताएं, इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे मित्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर में है और पद्यांश में भी 3 क्वेश्चन बनते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार ये टोटल 6 नंबर का हो जाता है। देखो पद्यांश को पढ़ के हम समझते हैं कि ये किस पाठ का है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धये मार्ग में डग है झलक भारी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित तिये की लाख आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल च्यो। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा पुरते निकसी रघुवीर वध, इस लाइन से ही आपने पकड़ लिया होगा कि ये वन पथ पर नामक पाठ से है। कौन सा पाठ का क्या नाम है, वन पथ पर, जो किसके द्वारा लिखा गया है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। तो आई होप आपने दो चीज समझ लिया। पहला चीज कि ये किस पाठ का है, वन पथ पर नामक पाठ से है। दूसरा इसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी। अब हम इनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ क्या लिखेंगे आप, तो संदर्भ में आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि हम पद्यांश लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, जब आप गद्यांश लिखे तो गद्यांश लिखिएगा और जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखे तो पद्यांश लिखिएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्यखंड या काव्यखंड से वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार आपने संदर्भ लिखा तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। इस तरीके से संदर्भ आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने किस विषय पर वर्णन किया है। तो तुलसीदास ने तब वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ जा रहे थे, वन को जा रहे थे। उस समय जो रास्ते पर स्त्रियां थी गांव की, वो टिप्पणी कर रही थी उनके बारे में, उसी का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कौन, तुलसीदास जी। तो इस प्रकार से आप बना के इस क्षेत्र में लिख देंगे। अब उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ नहीं, यहाँ पे संदर्भ गलत हो गया है टाइपिंग में। उपरोक्त पद्यांश का आपको क्या लिखना है, व्याख्या करनी है। तो देखो व्याख्या कैसे करनी है, आपको हेडिंग डाल लेना है ना। हेडिंग डाल लेंगे कि पद्यांश का व्याख्या, है ना, व्याख्या हेडिंग डालेंगे। अब उसमें लिखेंगे कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास पे जा रहे थे तो वहाँ पे जो रास्ते में मार्ग में जो क्या कह सकते हैं कि गांव की जो स्त्रियां थी वो टिप्पणी कर रही थी राम लक्ष्मण और सीता के पिताजी के ऊपर, जो दशरथ थे उनके ऊपर और रानी कैकेयी के ऊपर, कि किस तरीके से क्या क्या समस्याएं हो रही थी उनको, इस पर टिप्पणी कर रहे थे। तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। देखो अगर मैं आपको एक जुगाड़ बताऊं तो मुद्दा ये है, सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अपने आप से भी लिखना सीखिए और खुद से लिख के जो चीज़ें आपके विचार में ठाट आ रहे हैं उसको आप लिखेंगे, दिन एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। जरूरी नहीं कि आप पूरा किताब का ही छाप दें, जरूरी नहीं कि आप जो याद करके गए हैं वही रटा रटाया ही लिखें। आप खुद से बनाकर अपनी लॉजिक लगा के, अपने फैक्ट लगा के यदि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, देन एग्जामिनर प्रसन्न होगा और अच्छे नंबर देगा, है ना। तो इस तरीके से आपने पद्यांश देख लिया जो 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। चलो अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि क्या है ना। देखो अब 23 नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर में है। तो देखो अब संदर्भ कैसे लिखेंगे भाई, इसके लेखक का नाम तो दिया नहीं रहता, तो पाठ का नाम तो दिया ही रहता है ना, तो पाठ का नाम ही लिख देंगे। देखो पढ़ो इसको पहले, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलीयस्त इत ये संस्कृतवाण्यमस्य संस्कृतेश्च आलोकम सर्वत्रम प्रसत्राः मुगल युवराज दाराशिकोह अगत्या भारतीय दर्शना। यानी इसको पढ़ने के बाद आपको भारतीय संस्कृति यानी वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ये आपको पता चल गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस पाठ से है, तो उस पाठ को लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका संदर्भ लिखना है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत नामक खंड से पाठ 1 जो क्या है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार आपने संदर्भ लिख दिया। अब इसका अनुवाद करना है तो हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद। मान लेते हैं कि अब इसका अनुवाद आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दिया। अब जहाँ जहाँ संस्कृत के शब्द दिख रहे हैं उसको हटा के आप उसके हिंदी को लिख देंगे और इस प्रकार आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। इस तरीके से आपके
5 नंबर पक्के हो जाएंगे किसमें, संस्कृत गद्यांश में, है ना। अब हम बात करते हैं खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर में है। क्या है, किम नु हित्वा प्रिये भवत किनु हित्वा न शोचति, किन किम नु हित्वान्त्वान भवन्ते किनु हित्वा सुखी भवेत। यानी ये भी आपको समझ में आ गया है कि ये किस पाठ से है, इसका भी आप संदर्भ लिख देंगे जिस तरीके से मैंने बताया, और हिंदी अनुवाद कर देंगे। इस प्रकार आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ का जुगाड़ बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करना है, और इसको आप 3 घंटे 15 मिनट बैठ के पूरा सॉल्यूशन कीजिए। लाइक ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर आएंगे, देन ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। अब देखो भाई, इसमें यूपी में अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड की बात करें, उत्तर प्रदेश बोर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, अलग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिला हैं, तो इसमें अलग अलग के लिए खंडकाव्य निर्धारित है। अगर हम बहराइच की बात करें तो उसमें क्या आता है, मेवाड़ मुकुट आता है, और मैं बहराइच जिले से हूँ तो मैं मेवाड़ मुकुट में देखो टोटल 8 सर्ग होते हैं, और इन सर्ग में आप देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपके जिले में कौन सा सर्ग आएगा, ये पता चलेगा क्वेश्चन बैंक या विद्या से। आप उसको देखेंगे और वहाँ पता चल जाएगा कि आप जिस जिले से हैं उसमें कौन सा सर्ग चलता है। तो मेवाड़ मुकुट मेरे बहराइच में चलता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने संक्षेप में लिखिए और मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें से कोई एक लिखना है। 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन, और उसमें से एक का आंसर आपको लिखना है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, और जिस भी जिले से हैं आप तो इसको देख के आप अच्छे से इसका चरित्र चित्रण कर लीजिएगा। 3 नंबर में ये बनता है क्वेश्चन। 3 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से एक करना रहता है, ऑप्शन दिए रहते हैं ना। अब बात करते हैं 25, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी रचना का नाम लिखो। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ये तीनों जीवन परिचय मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके 5 नंबर पक्का कर देंगे। देखो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इमीडिएटली तैयार कर लो। अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को लिखना नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, जीवन परिचय की प्लेलिस्ट देखेंगे, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाके वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और उनका जीवन परिचय लिखना सीख लीजिए। और जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, और राजेंद्र प्रसाद का। यदि आप इन तीनों का तैयार करते हैं तो आपके 5 नंबर कंफर्म है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इन्हीं तीनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय है वो आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके खंडका की। अब निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय, लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखना रहता है रचना सहित। बिना रचना के आप नहीं लिखेंगे वरना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, रचना भी लिखिएगा। तो पहला कौन से कवि का जीवन परिचय तैयार करना है, तुलसीदास। तुलसीदास का अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता, आप चैनल पर विजिट करें या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखें, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने लिखने का तरीका बताया बहुत ही आसान वे में, कि टापर की तरीके से कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है वो मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ये भी मैंने बताया है, सूरदास का जीवन परिचय ये भी बताया है। इन तीनों का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो 10 नंबर तो वैसे ही इमीडिएटली बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके, मैं गारंटी ले सकता हूं। इस वीडियो को सेफ रखिएगा और देखिएगा, जब बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाएंगे तो यही जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में, यही जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही जीवन परिचय जो तुलसीदास का है, महादेवी वर्मा का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का और राजेंद्र प्रसाद का, इन सारे जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में एक तरफ से मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सारे जीवन परिचय को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो 2 नंबर का श्लोक बनता है और ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पत्र में आया है वही श्लोक आप लिख के चले आ रहे हैं तो पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर ही नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो 2 श्लोक एटलीस्ट याद कर लीजिए, ताकि कोई एक श्लोक आपका याद किया हुआ अगर एग्जाम में आ जाता है तो दूसरा जो याद होगा वो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो और 2 नंबर में 1-1 नंबर के हैं। तो देखो पहला क्या है, चंद्रशेखरा का आसीत, इसका उत्तर देना है। विद्या केन वर्धते और भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो ये 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनमें से कोई 2 का सोल्यूशन आपको बोर्ड पेपर में करना रहता है जो 2 नंबर में पूछा जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप पहचान भी जाएंगे कि ये किस पार्ट से है और इसका सोल्यूशन आप कर देंगे। अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, नहीं पहले 28 नंबर की करेंगे। पहले अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित, है ना,
सफाई के लिए नगर पालिका नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना रहता है। बहुत ही आसान तरीके से पत्र लिखना मैंने सिखाया है। अगर आपने नहीं जानते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ आपको लिंक मिलेगा, या चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है पत्र लिखने वाला। अब हम बात करते हैं 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में अब नहीं आता है, अनुवाद में ये MCQs में ही बन सकता है ना। अब हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखो। देखो बेटा, ये जो 5 मैंने निबंध लिखे हैं, जो ये पेपर है, इसमें से ही आपके निबंध आएंगे, जिससे आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखना नहीं आता है तो मैंने बताया हुआ है, चैनल पे विजिट करेंगे मिल जाएगा आपको। अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में देखें, है ना। फिर दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण, इस पर भी तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट निबंध है, 5 निबंध तैयार कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। लिख के रख लीजिए, इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम 2025 24 फरवरी हिंदी के पेपर को देखने को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है। ये भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आप तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त करिए। अब हम बात करते हैं चौथा, बेरोजगारी की समस्या। इस पर भी मैंने निबंध लिखने का ट्रिक बताया है कि कैसे आसानी से आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है, नारी जीवन में शिक्षा का महत्व। तो ये भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से ये 5 निबंध तैयार कीजिए और 7 नंबर पक्का कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कैसा पेपर का पैटर्न रहता है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी का। जो 70 नंबर का पूर्णांक है लाइकेज, ऐसे ही पेपर का कोड वगैरह सब सेम रहेगा। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, निर्देश दिए रहेंगे, और सेम टू सेम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ही घाटा होगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त तरीके से करवा देगा कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।